least 26 people were killed and many injured after terrorists opened fire on tourists in Jammu and Kashmir. क्योंकि क्या आप जानते हैं कश्मीरियत क्या होती है? नहीं? तो एक बार खुद देखिए। पति को मार दिया। आतंकियों ने टूरिस्टों से उनकी आईडी निकलवाई, उनकी आईडी चेक की, मर्दों की पैंट उतरवाई, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो जिनको मार रहे हैं वो नॉन मुस्लिम ही है ना। लेकिन नहीं भाई, कश्मीर फाइल्स तो प्रोपोगेंडा है ना। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया था वो सब झूठ था। कब हिंदुओं की टारगेटिंग हुई है भाई कश्मीर में? तो खबर तो आपने देखी ही होगी कि कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत बड़ा आतंकी अटैक हुआ है जिसमें अराउंड 28 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। नहीं वेट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 28 लोग नहीं मारे जा चुके हैं, 28 हिंदू मारे गए हैं और कई लोग सीरियस हैं। हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। इसकी जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट ने ली है, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड लश्कर तैयबा का एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने ओपनली बोला है कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया, हमारी आईडी चेक की गई, मेक श्योर किया गया कि हम हिंदू हैं कि नहीं, तब हमको गोली मारी गई। कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। फिर हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हिम्मत होती है यह बोलने की कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। एक और बात मैं हाईलाइट कर दूं, जो विक्टिम्स हैं इस आतंकी अटैक के वो ज़्यादातर तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। और ये जो कास्ट और लैंग्वेज का गेम सब लोग खेलते रहते हैं ना, इस गेम के चक्कर में आप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बांटते रहते हैं, मेरा लैंग्वेज ये, मेरा लैंग्वेज वो करते रहते हैं। आपके दुश्मनों को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके दुश्मनों के लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। उनके लिए ना आप कन्नड़ हैं, ना तमिल हैं, ना मराठी हैं, ना पंजाबी हैं, ना असमीज़ हैं। उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काफिर हैं। यही हिंदुत्ववादी इतने सालों से कहते आ रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, पर समझना किसे है। उसका एक लाइव एग्जाम्पल हमने एक दिन पहले पहलगाम में देख लिया। लेकिन फिर भी सुधरना किसे है? हम तो अपनी भाषा, अपना राज्य, अपना कल्चर बोलेंगे ही। जब भी एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आता है तब इस तरह का हादसा होता है। क्लिंटन आया था तब हुआ था, ट्रंप आया था तब 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में, और अब जेडी वेंस आया है तो पहलगाम में ये अटैक हुआ है। और एक बात और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया था गवर्नमेंट को, ऑर्डर पे ऑर्डर दिया था कि भाई जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं ये पूछना चाहती हूँ, करवा लिया आपने इलेक्शन? खुशी हो गई होगी आपको, क्या अचीव कर लिया आपने? मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ। और ये अटैक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के एक स्टेटमेंट के कुछ दिन बाद ही हुआ है, जहाँ पर उसने इंडिया के खिलाफ जहर उगला था, टू नेशन थ्योरी की बात की थी और खास करके हिंदुओं को अटैक किया था। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद, एब्रोगेट होने के बाद, ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह सीधे श्रीनगर पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के ट्रिप पर गए थे, जिसे उन्होंने बीच में ही कैंसिल कर दिया और इंडिया वापस लौट आए। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस समय पर राहुल गांधी बाहर निकले हुए हैं, और ये जब भी बाहर जाते हैं देश में कुछ उल्टा सीधा हो ही जाता है। लेकिन इंडिया में आज भी कुछ लोग हैं जो आतंकियों के क्लियरली रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। सबा नकवी को उनका रिलीजन नहीं बल्कि उनकी कायरता दिख रही है। इनको उन कश्मीरियों के लिए दर्द हो रहा है जिनकी रोजी रोटी अब खतरे में है, उनके लिए नहीं जिनका परिवार हमेशा के लिए डिवेस्टेट हो चुका है। राजदीप सरदेसाई को तो मैं क्या ही बोलूं, इनका ट्वीट देख के तो लगता ही नहीं कि ये इंडियन जर्नलिस्ट का ट्वीट है। देखकर ऐसा लगता है एक पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट निकल के आया है। एक महाशय ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये अटैक संघियों ने करवाया है ताकि इसका पॉलिटिकल फायदा उठा सके। वाकई। और हाँ, जिन लोगों ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर इतना बवाल किया था, आरफा बीबी, फॉल्ट न्यूज, जर्मन शेफर्ड यानी कि ध्रुव राठी, अब कहाँ गए ये लोग?
और अब कोई भी ऐरा गैरा अमन और शांति की बात तो कर ना दे मुझे, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है हर चीज की। इन अटैक्स की जो वीडियोस निकल कर आई हैं उनको जाके सोशल मीडिया पर देखिए, उन वीडियोस को याद रखिए आप। और अब कोई भी ऐरा गैरा आपसे अमन शांति आशा की बात करे तो उसको बायकॉट करना जरूरी है। ना हमें क्रिकेट मैचेस चाहिए, ना तो किसी पाकिस्तानी सिंगर या एक्टर्स की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ बुलाओ, हमारी ही इंडस्ट्री से वो पैसे लेकर जाएं और हम पे ही अटैक करवाएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आगे क्या होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई, पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन बंद कर दिया गया, दिल्ली से पाकिस्तानी अधिकारियों को 1 हफ्ते में वापस जाना होगा, पाकिस्तान के नागरिक अब भारत नहीं आ सकेंगे। एक और बात कि जम्मू एंड कश्मीर शुड नॉट बी अ स्टेट, जम्मू को एक अलग स्टेट होना चाहिए और कश्मीर को एक अलग स्टेट होना चाहिए। जम्मू सदियों से भुगत रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया है। सारा का सारा पॉलिटिकल पावर कश्मीर के पास होता है, सारा मीडिया अटेंशन कश्मीर में होता है, सारे सेटल गवर्नमेंट्स के फंड भी कश्मीर खा जाता है। देखा जाए तो जम्मू के हाथों में बचता ही क्या है। तो इट्स हाई टाइम कि जम्मू को आप अलग स्टेट बनाइए, वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस करवाइए, वहाँ पर उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, उनको अलग से सेंट्रल फंडिंग मिलेगी और उनकी जो डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं वो खुद देख पाएंगे। तब शायद जम्मू अपने आप में विकास कर पाएगा। देखा जाए तो जम्मू को देश से प्यार करने का, देश से वफादारी करने का उनको क्या फल मिला है। तो जम्मू को आप अलग से स्टेटहुड दीजिए। और कश्मीर में इलेक्शन करवा के क्या हुआ है वो तो हमने देख ही लिया है। कश्मीर पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, पूरा प्रॉपर आर्मी का प्रेजेंस होना चाहिए। भारत का कोई भी बॉर्डर एरिया जहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम बन जाती है वो हमेशा भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती ही करती है, उसकी सिविलाइजेशन के लिए भी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमने देखा ही है, ये बॉर्डर एरियाज हैं, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में हुई और तुरंत पार्टीशन हो गया। असम और बंगाल में भी यही हालत धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। कश्मीर में तो हम 70 सालों से यही देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये समय है कुछ बड़ा एक्शन लेने का, क्योंकि पूरी पब्लिक में नाराजगी आप देख सकते हैं, पूरी पब्लिक का गुस्सा आप फील कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके दिल में भी जो गुस्सा है वो वैसा ही है जैसा मेरे दिल में है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ बड़ा प्लान कर रही है। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक्शन लेना तो ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पता चलना चाहिए कि क्या होता है जब इंडिया में आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं। चाहे इंडियन आर्मी एक्शन ले या फिर कोई अननोन गवर्नमेंट कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को साफ करे या फिर बलूचिस्तान को फाइनली फ्री कर दिया जाए, कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। याद रखिए ये अटैक एक ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली भारत में थे, तो अमेरिका भी देख रहा था कि भारत में क्या हो रहा है। तो अमेरिका को भी तो दिखाना पड़ेगा कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो इन अटैक्स को हैंडल कर सकती है, इस तरह से बदला लेगी कि उनके दुश्मन कांप जाएं। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये जो अटैक हुआ है इसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद नहीं है, लश्कर-ए-तैयबा नहीं है, इसका मास्टरमाइंड आसिफ मुनीर है और पाकिस्तानी आर्मी है। इसकी प्लानिंग किसी काल कोठरी में नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग रावलपिंडी में हुई है, ISI की ऑफिस में हुई है। भले ये काम उनकी आर्मी का था, लेकिन बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के इतना बड़ा अटैक करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सेफ्टी अब सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए जो करना पड़े आप कीजिए, तभी आप शायद सरवाइव कर पाएंगे। और अब जो हिसाब देना है ये किसी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना है, पाकिस्तानी आर्मी को देना है। लेकिन यहाँ पर भी इंडिया को जो एक्शन लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान का मकसद हो ये कि इंडिया रिएक्ट करे और उनके खिलाफ एक युद्ध कर दे। अगर इंडिया के साथ उनका युद्ध हो गया तो पाकिस्तानी आर्मी अपनी पब्लिक को बोल सकती है कि देखिए हम अभी भी रिलेवेंट हैं, हम ही हैं जो आपको इन काफिरों से बचा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी हो सकता है इस मौके की तलाश में है कि भाई पाकिस्तान और भारत का वॉर हो जाए, कि भाई इंडिया जब पाकिस्तान के साथ वॉर करेगा तो हम भी अपनी साइड से उनको नॉर्थ से अटैक कर देंगे।
और इंडिया को दो फ्रंट पे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वॉर का सामना करना पड़ेगा, जो जाहिर सी बात है भारत के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। भारत को फोकस करना चाहिए पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने का, बलूचिस्तान को आज़ाद करने का, पीओके को वापस करने का, पश्तूनों को रीयूनिफाई करने का। ये अगले 4 साल का नेशनल गोल होना चाहिए जब तक ट्रंप पावर में है, क्योंकि ट्रंप एक प्रो इंडिया आदमी है और एंटी पाकिस्तानी लीडर है और ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। और फाइनली जो कास्ट और लैंग्वेज के नाम पे लड़ाई चलती रहती है भारत में, उसको भूल जाइए प्लीज़। दुश्मन के लिए आप तमिल, कन्नड़, पंजाबी, असमीज, मराठी नहीं है, उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक काफिर हैं। जब आतंकी हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके मारते हैं तो उस वक्त उनको तुम्हारी जाति, भाषा और स्टेट याद नहीं रहता। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व इंडिया को और उसके कल्चर को दें, उसके बाद अपनी भाषा, रीजनल लैंग्वेज और बाकी चीज़ों पर आएँ। मैं आखिर में आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। हमारा स्टेट अलग होगा, हमारी भाषा अलग होगी, लेकिन हम इंडियंस हैं और हमारा दुश्मन एक ही है जो हम सबको मारना चाहता है, लेकिन हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर। तो प्लीज़ आपस में मत लड़िए। सबसे पहले हमारे लिए इंडिया है, इंडिया की कल्चर है, इंडिया के लोग हैं, उसके बाद हमारी भाषा और हमारे स्टेट आते हैं। देखिए, लड़ने के लिए तो पूरा ज़माना है, अपनों से तो मत लड़िए। कम से कम अपने देश में तो यूनिटी बना के हम रह ही सकते हैं। फिलहाल मुझे इंतज़ार है उस पल का जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ बड़ा सुनने को मिल जाए। जिन्होंने इतने मासूमों की जान ली है, उन्हें उनके किए का मुंह तोड़ जवाब मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा दिया हुआ मैसेज समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।